2014 में नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री का तमगा लेकर आए थे। वैसे उनकी संख्या 300 पार नहीं हुई थी। इस देश ने 412 सीट वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी देखा है, जिसको इस देश का एक एससी समाज का नेता मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से चलकर आंदोलन तैयार किया और वो अगली बार चुनाव हार गए। और तभी बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी को आरक्षण मिला। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने उस समय कहा था कि बीपी सिंह को बोफोर्स ने हराया, लेकिन सच्चाई ये थी कि बीपी सिंह को प्रधानमंत्री मान्यवर साहब ने बनवाया और राजीव गांधी को मान्यवर साहब के साइकिल ने हराया था। कैसे हुआ था ये चमत्कार और क्या 2014 उसके बाद 2024 का जो ये सफर है 10 साल का, उसमें नरेंद्र मोदी अब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं? सच्चाई तो यही है। सोचिए, संसद में आज से फिर पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है, लेकिन विपक्ष के दबाव में और खासकर वक्फ बोर्ड बिल वाला मामला जो है वो बड़ा होता जा रहा है। और जो सरकार दनादन 2014 2019 में बिल पास करती थी, वो सख्ते में है, बैकफुट पर है, क्योंकि सरकार के पास संख्या सिर्फ 241 है, बीजेपी के पास, बाकी गठबंधन का सहारा है। गठबंधन किनका? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का। तो क्या जो सरकार पहले बीजेपी की सरकार थी, 2019 में 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, 2014 में जो मोदी सरकार हो गई थी, क्या वो 2019 में जो मोदी सरकार हो गई थी 2024 में एनडीए की सरकार है और वो भी वक्फ बोर्ड बिल को पास नहीं करवा पा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भले मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। सोचिए क्या मैसेज गया है विपक्षी दलों में। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू अपने भविष्य के लिए डरे हुए हैं। नीतीश कुमार को डर है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कहीं उनका शिंदे न हो जाए। सोचिए, महाराष्ट्र में शिंदे को आगे करके शिवसेना को तोड़ा गया और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया, लेकिन अब शिवसेना जब 55 सीट जीत कर आई एकनाथ शिंदे, और जब बीजेपी मजबूत हुई और 132 का आंकड़ा पार कर गई, जो बहुमत से सिर्फ 10 या 12 कम था, तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह एकनाथ शिंदे को निकाल दिया गया। नीतीश कुमार इसी से चिंतित हैं, भयभीत हैं और प्लान बना रहे हैं। नीतीश कुमार वो शख्स है जिनके बारे में लालू यादव कहते हैं कि उनके पेट में भी दांत हैं। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो उससे बीजेपी से वो 2 बार बच चुके हैं। उनकी भी पार्टी तोड़ने के आरोप लगे थे, उसके बाद आरसीपी सिंह को हटाया गया। दूसरी बार भी पार्टी तोड़ने के आरोप लगे, ललन सिंह को हटाया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा से अपने पास सत्ता की बागडोर रखी है। नीतीश कुमार के जानकार और करीबी बताते हैं कि वो सत्ता के हिसाब किताब को समझते हैं और उनको पता है कि राजनीति में उसी की चलती है जिसके पास सत्ता होती है या सत्ता की ताकत होती है। तो नीतीश कुमार कल बीजेपी को आंख तरेर कर आरजेडी के साथ फिर सरकार बना ले तो किसी को ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बिहार में सत्ता की धुरी नीतीश कुमार है। वो चाहे तो बीजेपी की सरकार रहेगी, वो चाहे तो आरजेडी की सरकार रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि किस तरह से 2015 में उनके पास लगभग 85 सीटें थी, तब लालू यादव ने अपना कमिटमेंट निभाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद बीजेपी से लड़े तो उनकी संख्या फिर घटी और अगले पिछले चुनाव में तो बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके उनको 43 पर निपटा दिया, 41 सीटों पर। अब वही चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के पाले में है, तो 12, 5, 17 सीटों का खेल है। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी तभी उनके साथ मान सम्मान बरतेगी जब तक उनको 17 सीटों का केंद्र में समर्थन है। लेकिन सवाल है कि मुद्दा ऐसा है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू का भविष्य
इन वोटों पर निर्भर करता है। मामला है वक्फ बोर्ड बिल का। सरकार बड़ी तेजी से आई थी कि वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे, लेकिन मामला फंस गया है। आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम के ट्रेडमार्क पर राजनीति करने वाली बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वक्फ बोर्ड बिल नहीं पास करा पा रहे हैं। मजबूरी ये है कि चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को पता है कि जगन मोहन रेड्डी के दोस्ती, बीजेपी से दोस्ती ने उसको सत्ता से बाहर कर दिया। जगन मोहन रेड्डी बहुमत की सरकार चला रहे थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब उनकी गलभैयां किसी से छुपी हुई नहीं है। रोज वो हर बिल को पास करवाते थे। तब जगन मोहन रेड्डी का राज्यसभा और लोकसभा में अच्छे खासे सांसद होते थे, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। सोचिए, उसी बीजेपी ने एन वक्त पर चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कर लिया और जगन मोहन रेड्डी सत्ता गंवा बैठे। और अब जगन मोहन रेड्डी न आगे देख पा रहे हैं न पीछे देख पा रहे हैं, और उनको पता चल गया है कि ये सब इसलिए हुआ कि ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक वोट ने उनसे किनारा कर लिया। ये बात चंद्रबाबू नायडू को पता है कि बीजेपी का कोई सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। जगन मोहन रेड्डी के साथ जो हुआ, उसके बाद नवीन पटनायक, उड़ीसा में ही हुआ था। नवीन पटनायक जो लगातार 10 सालों तक बीजेपी के साथ दोस्ताना थे, हर बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवा रहे थे, उनके साथ भी यही खेल हुआ और वहां तो सीधे बीजेपी ने सत्ता कब्जा कर लिया। इन्हीं 2 एग्जाम्पल से, और तीसरा अब शिंदे के साथ जो हुआ है, उसके बाद दुष्यंत चौटाला के साथ जो हरियाणा में हुआ, इन 3-4 एग्जाम्पल से विपक्षी दलों को लगता है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और जैसी बीजेपी मजबूत होगी उनको साइड कर दिया जाएगा। और यही बात चंद्रबाबू नायडू को अंदर से खाया जा रहा है और इसलिए वो अल्पसंख्यक वोट से किनारा नहीं कर रहे हैं और इसलिए मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने की बात कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को उन्होंने भंग करके और मजबूत कर दिया है। मतलब वो मुसलमान हितैषी दिखना चाहते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये बात तो तय है कि 20% अगर आप बीजेपी के साथ हैं या उसके गठबंधन में हैं तो 20% वोट कम से नीचे से आपको बैटिंग करनी पड़ेगी और गारंटी नहीं कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आपको वोट कर दें। तो ये बात चंद्रबाबू नायडू को भी खाया जा रहा है, चिराग पासवान को भी खाया जा रहा है और नीतीश कुमार को भी खाया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ज्यादा मजबूत हो गई तो भी उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा, अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे वो आंध्र प्रदेश में, बिहार में। और अगर बीजेपी के साथ रहा जाए तो मुस्लिम वोटों से भी किनारा हो जाएगा। तो बीजेपी का मजबूत होना नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी है, जैसे एकनाथ शिंदे के लिए खतरा बन गया बीजेपी। जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी निपट गए और जिस तरह से नवीन पटनायक निपट गए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कमजोर सरकार है और वो वक्फ बोर्ड बिल नहीं ला पा रही है। वही नीतीश कुमार ने तो अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा भी मरी नहीं है, सबको पता है। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, दोनों मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथ में है। तो बीजेपी की ये सरकार मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। लेकिन सवाल है कि मान्यवर साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। सवाल यह है कि ये सरकार जो जनता के फैसले हैं, किसान आंदोलन सवाब पर है, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड बिल की तरह नायडू, नीतीश और चिराग भी इससे सहमत होंगे। वहीं आरजेडी ने बिहार में चिराग पासवान के खिलाफ एक और मोर्चा तैयार कर दिया है, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जिसका पहले बीजेपी ने इस्तेमाल किया था। अब वो ताल ठोक रहे हैं। वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोनिया गांधी जी को बधाई दी है। ये भी बहुत सारा मैसेज है। क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी लगातार इंडिया गठबंधन में को लीड करने की बात कह रही हैं। वहीं सपा और कांग्रेस में तलखी अब छुपी हुई नहीं है, सबको तलखी है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी को फिलहाल कोई नए दोस्त नहीं मिलते आ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां सेकुलर माइंडसेट की पार्टियां हैं और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां, उनको पता है कि बीजेपी के साथ जाना खतरे की घंटी है। जैसे सुदेश महतो बैकफुट पर चले गए झारखंड में। मैं फिर कह रहा हूं, 15 साल लंबा समय होता है।
10 साल मनमोहन सिंह ने भी इस देश में सरकार चलाई है और नरेंद्र मोदी की सरकार के 15वें साल पूरा करना है। अभी तो 6 महीना ये सरकार बनी हुई है, 2024 में ये सरकार बनी है, 6 महीने का समय निकला है, लगभग 6 महीना। लेकिन 6 महीने में ही ये मिलीजुली सरकार इतनी कमजोर दिख रही है कि शायद ही कोई बड़ा फैसला ले ले। तो ये राजनीति है, सत्ता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। और सोचिए कहां 400 पार को 241 पर ला दिया। तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार सख्ते में है और क्या पता चिराग पासवान, तेजस और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में क्या पक रहा है। संकेत तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो लगता है कि कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार 6 महीना कम से कम इंतजार करते हैं। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, ये 3 बोझ सत्ता की कुर्सी हैं। जो हटी तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी गिर जाएगी। और उसके लिए वक्फ बोर्ड बिल से ज्यादा अच्छा बहाना इन तीनों दलों के लिए नहीं होगा, जहां 20% वोटों की कम से कम बात है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार 2014-2019 वाली सरकार है या मजबूर सरकार है? और क्या जनता के हितों में विपक्षी दलों को काम करना चाहिए, उनकी मांगे उठानी चाहिए? वक्फ बोर्ड बिल पर तो फिलहाल ये सरकार बैकफुट पर है। देखने वाली बात होगी कि ये उसको खत्म करते हैं या खुद को ही पीछे खींच लेते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।